यहाँ देख लो बेटा, इसमें किस प्रकार से इनका वितरण होगा। चतुष्फलकीय संकुलों में T2G और इजी ऑर्बिटल, पहले हम समझ चुके थे कल कि T2G ऑर्बिटल कौन से हैं और इजी ऑर्बिटल कौन से हैं। ठीक है ना, इजी ऑर्बिटल कौन से थे, जो दो थे इजी। यहाँ पर यदि हम बोले कि इजी ऑर्बिटल कैसे कहेंगे, तो इजी ऑर्बिटल हम कहते हैं जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और डी जेड स्क्वायर। देखो बेटा, डी के कितने कक्षक होते हैं, पहले हमें जानना डी में कितने कक्षक होते हैं, कोई बताएगा, डी में कितने हाँ कक्षक होते हैं। हाँ। बिल्कुल, इस सबको पता होना चाहिए, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। डी के कितने कक्षक, एस में कितने कक्षक होते हैं, 1। पी में कितने कक्षक होते हैं, 3। डी में कितने होते हैं, 5। एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7। ये तो नॉर्मल बात है ना, इसको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना, एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं और डी में 5 होते हैं। ठीक है ना, एफ में 7 होते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है, डी में कक्षक कितने हैं, 5 है। तो जो 5 कक्षक है कैसे वाले, ये देखो, ये 5 कक्षक है, 1 2 3 4 और 5, पांचवा ये मान लो, है ना, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा मैंने बड़ा बना रखा है लेकिन वैसे ही बराबर है ना। तो ये 5 कक्षक है। यहाँ पर क्या होगा, इन 5 कक्षकों में से 2 कक्षक हैं जिनके नाम ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है, एक कक्षक है। दूसरा जो है डी डी जेड स्क्वायर है, ये भी क्या है, दूसरा कक्षक है। यदि ये इन दोनों को मिलाकर के इसको कहते हैं इजी ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इसको, इजी ऑर्बिटल, ये इजी ऑर्बिटल हो गया। और T2G ऑर्बिटल क्या हुआ, T2G ऑर्बिटल, ये T2G ऑर्बिटल कौन सा हुआ, तो T2G ऑर्बिटल क्या होंगे, जो प्रथम 3 होंगे, ये पहले 3 होंगे, ये T2G ऑर्बिटल होंगे। और ये कौन से हैं, इनको यदि हम देखेंगे तो ये होंगे डी, इनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये है बेटे, इनको बोलते हैं ये T2G ऑर्बिटल हो गए, ये पहले 3 हो गए और ये लास्ट वाले 2 हो गए। ठीक है ना, लास्ट वाले क्या हो गए, 2 हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये प्रथम 3 को हो गए T2G ऑर्बिटल, ये क्या हो गए, इजी ऑर्बिटल। अब चतुष्फल के, यदि हम चतुष्फल के उसमें देखते हैं, जो टेट्राहीड्रल हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, संकुल हैं, उनमें यदि देखेंगे तो स्प्लिटिंग मैंने बताया था कल आप लोगों को। ठीक है ना, स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, तो ये देखो चतुष्फल के में यदि हम स्प्लिटिंग देखते हैं तो ये इस प्रकार से होता है। ये 5 कक्षक है बेटा, जो ग्राउंड स्टेट में ये है ना, शुरुआती दौर पर ये है। जैसे इनके नजदीक कोई क्या आता है, लिगेंड्स आता है, तो एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने पर ये कहाँ आ जाते हैं, इस वाली अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है ना, फिर इनमें क्या होता है, इनमें विपाटन होता है, जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग बोलते हैं। अंग्रेजी में स्प्लिटिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विपाटन, है ना, क्या बोलते हैं, विपाटन। इनमें विपाटन हो जाता है और विपाटन में क्या हो जाते हैं, दो पार्ट में बदल जाते हैं। एक तो होता है T2G ऑर्बिटल, यहाँ क्या होता है, यहाँ T2G टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में होंगे, जो चतुष्फलकीय वाले में क्या होंगे, जो T2G ऑर्बिटल है ऊपर जाएंगे। T2G ऑर्बिटल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कहाँ जाएंगे, ऊपर, यानी कि कम, ये कौन से है, अधिक ऊर्जा वाले में जाएंगे। और जो नीचे आएंगे, एक इजी ऑर्बिटल आ जाएंगे। इजी ऑर्बिटल इट मींस यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होंगे, ये किस में आ जाएंगे, इजी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ठीक है ना, जो कम ऊर्जा वाले हो, ठीक है ना, लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, और इनमें लोएस्ट एनर्जी क्या होगी, इसमें आएगा माइनस 0.6 डेल्टा जीरो, है ना। और इनकी जो वैल्यू होगी, ये जो ऊपर वाले होंगे ये प्लस में होगी, और प्लस में होने के साथ 0.4 डेल्टा जीरो इनकी वैल्यू। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो मैं इस चतुष्फलकीय की बात कर रहा हूँ, ये जो चतुष्फलकीय हमारे पास क्या है, संकुल है, इसमें इस प्रकार से हमें समझना होगा कि T2G ऊपर जाएगा और इजी ऑर्बिटल नीचे आएगा। क्लियर। अब इन, ये दो पार्ट हो गए। देखो इजी ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अलग अलग अवस्थाओं में यदि हम देखेंगे तो टेट्राहेड्रल में क्या है, ये लो एनर्जी वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये कम ऊर्जा वाले हैं। ठीक है ना, यदि हम इसको क्या करते हैं, चतुष्फल के में देखते हैं तो ये लो एनर्जी वाले हैं, जबकि क्या है, ये हाई एनर्जी वाले। और यदि हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, यदि हम किस में देखेंगे बेटा, इसको ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं,
ये हाई होते हैं, अष्टफलकीय में ये हाई होते हैं, और ये क्या होते हैं, लो होते हैं। ये क्या होता है, लो होता है, अपोजिट होता है एकदम। ठीक है ना। तो पहले हम चतुष्फलकीय स्थिति में देख रहे हैं, इजी ऑर्बिटल हमारे पास ये आ गए और T2G ऑर्बिटल ये आ गए। क्लियर, क्लियर हुआ बेटा। अब हमें क्या करना है, इन चतुष्फलकीय उसमें देख रहे हैं, यदि हम टेट्राहेड्रल इसमें देख रहे हैं तो किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर हम एक सीरियल नंबर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम सीरियल नंबर ले लीजिए, सीरियल नंबर 1 है ना। उसके बाद हम क्या लेंगे, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे पास क्या होंगे, चतुष्फल में लिख लेता है ना, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संकुल। प्रत्येक को पूछूंगा बेटा मैं, है ना, बीच बीच में। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है जो कॉपी लेकर बैठे हैं। देखो संकुलों, ठीक है ना, में जो चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होगा, T2G व EG, T2G और EG। ये आंसर बेटा वो बंद कर दे, माइक ऑफ कर दे। एक तो T2G है और एक EG ऑर्बिटल है ना। यहाँ पर क्या होगा, EG, जो हमारे पास क्या होगा, चतुष्फलकीय। यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो कौन सी होगी, चतुष्फलकीय संकुल होगा, और उसमें क्या होगा, ये है आंचल बेटा तू माइक ऑफ ऑन ऑफ कर दे। देखो बेटा यहाँ T2G और EG ऑर्बिटल है ना, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम दिखा रहे हैं। एक मिनट है, आंचल ने नोट करना पड़ेगा। चलो देखिए, है ना, यहाँ पर देखो जो चतुष्फलकीय संकुल है बेटा हमारे पास, जो क्या है, टेट्राहेड्रल संकुल है, इनमें क्या होगा, इनके जो डी कक्षक है, कि इसको काट देता हूं ऐसे, ध्यान तब तक वहां चलेगी ना। ये देखो बेटा, इसमें ये जो संकुल है ना, संकुलों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, जो डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देख लेंगे, में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और देखो अब इसमें दो पार्ट बनाएंगे, एक बनेगा परबल क्षेत्र लिगेंड्स, परबल क्षेत्र लिगेंड, मैंने बताया था, है ना, कि परबल क्षेत्र लिगेंड्स कौन से होंगे, परबल क्षेत्र लिगेंड। यहाँ पर क्या होंगे, परबल क्षेत्र लिगेंड, देखो परबल क्षेत्र लिगेंड है ना। और दूसरा आएगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, जो दुर्बल क्षेत्र वाले हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स है, ठीक है ना। दो प्रकार के लिगेंड्स मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, है ना। इनका विन्यास देखेंगे, यहाँ पर यदि देखेंगे तो डेल्टा जीरो इज ग्रेटर देन पी, है ना। यहाँ पर देखेंगे डेल्टा पी, डेल्टा जीरो इज लेस देन पी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, उनका जो विन्यास होगा किस प्रकार से आएगा। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन बन गया। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर 1 लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 नंबर, और इसमें क्या होगा, जो डी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं बेटा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। 10 बिल्कुल, डी में भरे जा सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक, है ना। डी में क्योंकि 5 कक्षक हैं और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर के कितने हो सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन हमने भरा डी में, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इजी ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे इजी, तो इजी 1 होगा, और T2G में क्या होगा, जो T2G में जाएगा, T2G में 0 जाएगा। जब क्या होगा, हमारे पास प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स होंगे, तो उस दशा में इजी में कितना जाएगा, 1, इजी में कितना जाएगा, 1 जाएगा। इजी यहां पर क्या है, हाई एनर्जी वाला है, इजी क्या है इसमें, हाई एनर्जी वाला है, तो वहां कहां जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां। और T2G में कितने जाएंगे, 0, ठीक है ना। लेकिन जब दुर्बल लिगेंड्स होगा,
दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में क्या होगा, ऐसी दशा में भी इजी में भी क्या जाएगा, एक जाएगा। इजी मीन्स, इजी आप समझ चुके थे पहले, मैंने बताया इजी। देखो इजी कौन है, तो यहाँ देखो इजी कौन है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल का नाम ये है और एक कक्षक का नाम ये है। एक कक्षक का नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक का नाम है डी जेड स्क्वायर। यदि उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, इजी में प्रबल क्षेत्र में भी एक ही जाएगा और दुर्बल क्षेत्र में भी एक ही जाएगा, और T2Z में क्या होगा, यहां पर जीरो होगा। ठीक है ना, यहां जीरो होगा। ये तो है बेटा किसमें, जब हम एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब वो दो होगा, जैसे सीरियल नंबर हमने दो ले लिया, मान लीजिए हम दो लेते हैं, इसका सीरियल नंबर दूसरा, ये हमने दूसरा लिया, यहाँ क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। देखो D2 आ गया, क्लियर, ये क्या है D2। और D2 में क्या होगा, यहाँ इजी ऑर्बिटल होगा। इजी ऑर्बिटल में क्या होंगे, दो होंगे, और T2Z ऑर्बिटल में कितने जाएंगे, और जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है ना, यहां भी क्या होगा, इजी ऑर्बिटल में कितने जाएंगे, दो जाएंगे, और T2Z में दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, है ना, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र होगा तब भी दो ही उसमें जाएंगे इजी ऑर्बिटल में, और इसमें भी जाएंगे दो ही, दुर्बल वाले में। जैसे क्या होगा, तीन, यदि हम देखते हैं तीसरा नंबर देखते हैं, चलो तीसरा नंबर लिख देते हैं, थर्ड नंबर, ये देखो थर्ड हमने ले लिया, और यहाँ पर ले देते हैं D3। देखो बेटा D3, इजी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो यहाँ पर भी क्या होंगे, तीन जाएंगे। इजी ऑर्बिटल में कितने जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन। T2Z में कितने जाएंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये किस में है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। ठीक है ना, लेकिन दुर्बल वाले में क्या होगा, इजी में दो गए और T2Z में एक गया। यहां क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा सीरीज। ठीक है ना, इसके बाद यदि और आगे चलते हैं तो आगे देखिए, इसमें जैसे माना किसी और कलर से ले लेते हैं। ठीक है ना, चलो ये चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे पास, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे पास D4 हो जाएगा। जो चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो किस प्रकार से भरा जाएगा बेटा, इसमें देखो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर क्या होगा, इजी में तो हो जाएंगे 4, इजी में कितने हो जाएंगे 4, और T2Z में क्या होंगे, जीरो ही रहेंगे। यहाँ क्या होता चला जाएगा, इजी में कितने होंगे, दो, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इजी में दो, और T2Z में भी कितने होंगे, दो होंगे। देखो ये है बेटा इसका अंतर। ठीक है ना, यहाँ पर D5, अब देखो D5 के बाद क्या होने वाला है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या यदि हम देखेंगे, पांचवा नंबर है इसका, सीरियल नंबर पांचवा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं D5, D5 लिया। अब D5 में क्या होगा, जो इजी ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पर दो कक्षक होंगे इसमें, एक दो, किसमें, T2Z में कितने कक्षक हैं, दो, तो दो हमें दो दो हो जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ क्या भरे जाएंगे, यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ इजी में कितने हो जाएंगे, इजी में भरे गए चार, पहले चार तो भरे गए, लेकिन पांचवा कहाँ भरा जाएगा, T2Z, अब उसके पास जगह ही नहीं बची, तो यहाँ आ जाएगा वन, T2Z में जाएगा। और इसमें क्या होगा, इजी में एक है, दो है ही, और T2Z में कितने हैं, यहाँ पर तीन हो जाएंगे। देखो बेटे यहाँ पर कितने हैं, ध्यान रखना है, ये T2Z में कितने कक्षक हैं, तीन, इजी में कितने कक्षक हैं, इजी में कितने कक्षक हैं, जल्दी बताओ, दो। दो, और T2Z में कितने हैं, यहाँ दो हैं, देख लो ये दो हैं, दो पार्ट। T2Z में कितने हैं, तीन कक्षक हैं। तो ए क्या कर रहा है, ये भरता हुआ चला जा रहा है। ये तो इजी वाला पहले एक एक भरता चला जा रहा है सब में, पहले दो तक तो भरा गया, फिर उसके बाद देखो कहाँ एक और एक भरा गया, पहले यहाँ तक क्या भरा गया, इजी में दो भरे गए, यानी कि पहले इसमें दो भरे गए, फिर यहाँ एक एक, मानी हुंड का नियम का पालन कर रहा है ये वाला। देखो पहले इसमें एक भरा गया, फिर 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 इसमें एक भरा गया, देखो पांच हो गए पूरे, यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या हुआ, पहले उसने इसी को भर दिया, चार भर दिए, तब जाकर के यहां जा रहा है, किस वाले में, जो प्रबल लिगेंड्स में, पहले क्या कर दिया उसने, किसको भर दिया, इजी ऑर्बिटल को कंप्लीट भर दिया, तब T2Z की बात कर रहा है ना। इसमें ऐसा ऐसी कंडीशन आ रही। इसको हम थोड़ी सी और आगे चलते बेटा, देखो ये D5 तक हो गया। यदि हम 6 वाले सीरियल में देखते हैं, छठे वाले सीरियल में देखते हैं, तो छठे वाले सीरियल में क्या आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, जो इजी ऑर्बिटल होगा, यहां पर क्या होंगे, D6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है।
इसमें इजी में क्या होंगे, 4 से ज्यादा तो भरे नहीं जा सकते, इसमें इजी में 4 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। तो जब 4 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते तो क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा। और इसकी आगे की कंडीशंस को देखें तो यहाँ पर क्या होगा, T2Z में कितने आ जाएंगे, एक, अब दूसरा यहाँ आ जाएगा। इसमें 3 कक्षक है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले ऑर्बिटल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इजी में कितने हो गए, 2 2 हो जाएंगे, अब 3 हो जाएंगे क्योंकि एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 5 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इजी में 3 हो जाएंगे और T2Z में कितने हो जाएंगे, ये 3 रहेंगे, ठीक है ना। फिर 3 हो गए यहाँ, यानी कि पेयरिंग हो गई, यहाँ पेयर बनना शुरू हो गया, ठीक है ना, जोड़ा बनना शुरू हो गया, युग्म बनना शुरू हो गया, है ना। नेक्स्ट यदि इसमें देखें बेटा 7th, इसमें देखें तो ये D7 है। यहाँ पर यदि हम इजी ऑर्बिटल में देखेंगे तो क्या है, इजी की पावर कितनी होगी, 4, और यहाँ बढ़ेगा इसमें 7th वाले में, यहाँ कितना आ जाएगा, T2Z में कितने आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ कितने हो जाएंगे, आप समझ रहे हो कैसे कैसे भरा जा रहा है, प्रबल लिगेंड्स में क्या कंडीशन हो रही है और दुर्बल लिगेंड्स में क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर 4 पूरे हुए, अब जाके पूरे हुए इसमें, है ना। तो अब क्या होगा, अब जब ये 4 इसमें पूरे हो जाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 पूरे हो गए, अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो पहले ही जा रहा था, यहाँ तो पहले ही भर दे थे, है ना। यदि हम 8वें क्रमांक को देखें, 8वें सीरियल को देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D8 है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इजी कितना हो जाएगा बेटा, इजी यहाँ पर 4 ही रहेगा, ठीक है ना। T2Z कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन आएगी, देखो इसमें भी सेम कंडीशन क्या होगी, इस दशा में इजी ऑर्बिटल भी 4 है और T2Z ऑर्बिटल भी 4 है। जो 8वें वाले में क्रमांक में है वो दोनों जगह समान, देखो इसमें भी वही कंडीशन आ रही है, इसमें वही कंडीशन आ रही है, ठीक है ना। जब हम 9वें क्रमांक को देखेंगे, ठीक है ना, सीरियल नंबर 9 को देखेंगे तो सीरियल नंबर 9 को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, D9 होगा, और D9 में क्या होगा, यहाँ पर होगा इजी 4 रहेगा, और T2Z यहाँ पर भी कितने होंगे बेटा, यहाँ हो जाएंगे, इसके बाद 5, ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। इस वाले में देखेंगे तो इजी ऑर्बिटल भी कितने हो जाएंगे, 4, और T2Z ऑर्बिटल में भी कितने होंगे, 5। देखो इसके बाद सेम कंडीशन चलेगी, है ना, केवल यहां तक था। और जो 10वें इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखें तो 10 में D10 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इजी ऑर्बिटल में भी कितने होंगे, 4, है ना, और T2Z ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी इजी ऑर्बिटल में कितने होंगे, 4 होंगे, और T2Z ऑर्बिटल में भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो देखो यहां से यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, D8 से लेकर के और D10 तक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इनमें सारे जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें क्या होंगे बेटा, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, पैरामैग्नेटिक है। और जिनमें क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्म बनाएंगे, वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। तो चलो इनको पहचानते हैं, शुरू से पहचानते हैं, है ना, कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक। ये किसके अनुसार है बेटा, CFT के अनुसार। ये किसके अनुसार है, CFT के अनुसार है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं, कौन सा वाला कलर रहेगा जिससे आपको पता लग जाए, है ना। चलो ये मैं, हाँ ये वाला लेते हैं ना, ये वाला कलर नहीं हमारे पास। देखो बेटा ये पहला वाला है, इसमें क्या है बेटा, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसमें तुम बताओगे मुझे। है सर। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो ना यहाँ पर हमने 5 कक्षक बना रखे, जैसे मान लीजिए हम 2 कक्षक ऐसे बनाते हैं। देखो ए है इजी ऑर्बिटल, कौन सा है, यदि इसके लिए देखेंगे, इसके लिए यदि हम देखते हैं तो ये क्या है, इजी ऑर्बिटल है। इजी ऑर्बिटल के 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और T2Z के लिए कितने पार्ट करते हैं, 3 पार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ इजी में कितना भरा गया, 1, तो अभी तक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है इसमें। इस वाले में भी देखोगे तो इजी ऑर्बिटल में एक ही है, तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है यहाँ पर अनुचुंबकीय। ये क्या है बेटा, अनुचुंबकीय, मैं अनु लिख रहा हूं इसमें, है ना, अनुचुंबकीय, समझ जाना आप लोग, अनुचुंबकीय। यहां पर भी देखोगे तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ध्यान रखना आपको इसको, अनुचुंबकीय कैसा है, अनुचुंबकीय है।
यहां देखो D2 हुआ, तो इसमें क्या हुआ, D2 मानी एक एक में भरा गया, एक दूसरे में भरा गया, इजी में भरा गया। ये क्या होगा, ये भी पैरा होगा, अयुग्मित है अभी तक। कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। अयुग्मित होने के कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये भी अनुचुंबकीय है। इसमें भी, इसने भी क्या होना है, अनुचुंबकीय होना है। ये पहले, ये पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय। D3 वाला देखो बेटा, D3 वाले में देखो दो, अब क्या होंगे, तीसरा यहां आ गया, अभी भी क्या नहीं हुआ, अभी बताओ क्या नहीं हुआ, अभी भी ये पैरामैग्नेटिक है। कि देखो अभी ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। तीन वाला भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये वाला अनुचुंबकीय है। लेकिन यहां देखोगे तो ये कितने हो गए, दो और एक तीन, यानी कि इसमें भी कंडीशन वही होगी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी अनुचुंबकीय है, ठीक है ना। यहां देखें, चलो तीन तक हो गए हमारे पास। चार में देखो, चार में क्या स्थितियां हो रही है, देखो इसके चार हो गए, देखो इसने चार क्या कर दिया, सारे युग्म बना दिए। क्या बना दिया बेटा, इसने युग्म बना दिए। तो युग्म बन गए तो अब क्या होगा, चार इसने केवल इजी ऑर्बिटल में कर दिया ना। देखो इजी ऑर्बिटल में क्या है, चार है। इजी ऑर्बिटल में दो यहां है, दो यहां हो गए, ठीक है ना। इसमें चारों हो गए पूरे डी। तो यहां पर देखो, यदि इसमें देखेंगे तो इस वाले में क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, डाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ T2Z में अभी गया नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा हो गया, लेकिन इस वाला पूरा पूरा खाली है ना, ये खाली है ना। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। यहाँ यही समझाने के लिए, देखो बेटे इस चीज को समझाने के लिए, ये नहीं समझा पा रहा था, कौन कौन नहीं समझा पा रहा था, VVT नहीं समझा पा रहा था, इसलिए CFT की जरूरत पड़ी हमें, है ना, क्रिस्टल फील्ड। ये डायमैग्नेटिक, यहाँ देखोगे तो ये कौन सा है, यदि प्रबल लिगेंड्स हुआ, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर ये देखेंगे तो चार पार्ट है, इसमें क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन इजी में है, तो दो इलेक्ट्रॉन इजी में हो गए, ठीक है ना, एक एक करके अनपेयर्ड हो गए। यहाँ पर भी देखेंगे तो दो तीन, दो में चले गया, तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। समझ में आ रहा बेटा यहाँ पर। इसके बाद देखो ये फिर क्या होगा, ये देखो यहाँ पर चार युग्म ये बन गया, लेकिन ये इसने अयुग्मित कर दिया, तो ये फिर पैरामैग्नेटिक, ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये क्या होगा, देखो इस ये सारा प्रतिचुंबकीय है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, सॉरी प्रतिचुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय बेटा, है ना। ये भी क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, और इसको भी हम क्या करेंगे, अनुचुंबकीय दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या सुनो, जी सर। आ रहा है ना समझ में, कैसे कैसे कंडीशन आ रहे हैं। यहाँ देखो बेटा चार हुए, अब ये देखो ये तीन है ना, तो तीन का मतलब दो हुए अभी, तो दो का मतलब एक यहाँ हुआ, एक हुआ, तब ये पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय होगा। केवल एक बीच में आया कौन, ये वाला D4 वाला, ये प्रबल लिगेंड्स में क्या था, प्रतिचुंबकीय था, ठीक है ना। बाकी सारे अनुचुंबकीय आ रहे हैं अभी। ये भी क्या होगा, देखो अभी तीन तीन हुए बराबर, है ना, तीन इसमें भी तीन हो गए, लेकिन इसके पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या हुआ, जो डी कक्षक है इसमें डबल हो गए, यहाँ एक हो गया, तब भी तीन इसमें अनपेयर्ड है, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये भी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा बेटा। ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक, आप समझ रहे होंगे आप लोग, ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। जहां पर समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना मुझे, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो इसमें भी क्या होंगे, पांच, तीन कक्षक में, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे पांच है ना, देखो इजी में चार हो गए, देखो इस टाइम में देखो इस टाइप से, है ना। यहाँ चार हो गए तो दो और दो भर दो, इजी ऑर्बिटल में चार हो गए, देखो दो भर दिए हमने, चार हो गए, है ना, ये चार हो गए। अब T2Z में देखो पांच भरने, तीन कक्षक होते हैं, एक दो तीन चार पांच, अभी भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित, जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसमें भी वही कंडीशन होगी बेटा, तो ये भी अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। ये क्या होगा बेटा, डायमैग्नेटिक। ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। बस केवल यहाँ पर तीन जो हमारे पास हैं, एक D4 में आया वो भी प्रबल वाला, और दो ये आगे, इनको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होंगे। क्लियर, ठीक है ना बेटा। इसमें, इसके आगे देखते हैं जो संक्रमण तत्व है,
ठीक है ना। इनके रंग का कारण क्या है, अब समझ गए होंगे आप लोग। जिनमें क्या होंगे, ध्यान रखना, जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। वो रंगीन होंगे हमेशा, वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे, रंगीन होंगे। कौन होंगे बेटा रंगीन, कौन होंगे, जल्दी बताओ, रंगीन कौन होंगे। जिनमें बिल्कुल युग्मित इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, अयुग्मित, जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे, रंगीन होंगे। वो कैसे होंगे, अयुग्म जानते हैं आप लोग, जो जोड़ा नहीं बना रहा होगा, है ना। जहां पर क्या होंगे, अनपेयर होंगे। जैसे मान लीजिए ये दो है, मान लीजिए मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, एक अयुग्म, तो ये क्या बनाएगा, रंग बनाएगा। ये यदि हम दो ये भी दिखाते तब भी रंग बनाएगा, ठीक है ना। जब हम पेयर कर देंगे, जोड़ा बना देंगे उसको, तो ये क्या नहीं होंगे, ये रंगहीन होंगे, रंगहीन, ठीक है ना। और रंगीन नहीं, रंगीन कलर्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स यौगिक है ना, इनके रंगों के बारे में देख लेते हैं। एक तो संक्रमण धातु, संक्रमण धातु किसे कहते हैं बेटा, कौन बताएगा। वंदना नेगी है बेटा, संक्रमण धातु किसे बोलते हैं बेटा, संक्रमण धातु किसे बोलते हैं, संक्रमण धातु कौन होते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व है बेटा मालूम, सौरभ किसे कहते हैं बेटा, संक्रमण तत्व। सर इनमें इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, यह हम कह सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। डी जी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं भरे होते। अच्छा, ये संक्रमण तत्वों के अंतर्गत कौन नहीं आता बेटा, दीक्षा, दीक्षा रावत है जी। संक्रमण तत्व कौन नहीं है, जिनमें डी कक्षक है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। डी कक्षक तो है उनमें, लेकिन उसमें क्या नहीं है, उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। दीक्षा रावत, बताओ बेटा। रीमा, दीक्षा कण्वान, तुम बताओ बेटा, कि डी कक्षक तो है, डी कक्षक है उनमें, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कौन है ऐसे, डी जिंक। कक्षक है उनमें लेकिन संक्रमण तत्व नहीं, बताओ बेटा, हाँ बताओ। सर एक जिंक है। जिंक है, और कौन है बेटा, Hg। हाँ, एच जी है, Cd सर। हाँ, Cd। सी डी को क्या बोलते हैं बेटा, कैडमियम। कैडमियम। ये कौन सा वर्ग है हमारे पास, 12वां, है ना। 12वें वर्ग के तत्व, क्योंकि इनके क्या होते हैं, जो डी कक्षक होते हैं पूर्ण होते हैं, भरे हुए, है ना। संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या है, जिनमें डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पूरे भरे हुए नहीं रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व। समझ में आया, मैंने इसलिए पूछा, ये पुराना था। संक्रमण तत्व आप समझ गए होंगे कि जिनमें डी कक्षक क्या होंगे, अपूर्ण होंगे, भरे नहीं होंगे, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, है ना। लेकिन यदि हम देखें तो ये 12वां समूह जो हमारे पास है, 12वां वर्ग है जो, है ना, 12वां तो आता है 10 और 2 12, तो जो 12वां वर्ग है उसमें ये जो क्या है, जिंक, कैडमियम और Hg है, ये 12वें समूह में, इनमें जो क्या होता है, जो डी कक्षक हो तो पूर्ण भरा हुआ रहता है। और जब पूर्ण भरा हुआ है तो इसलिए इनको क्या नहीं कहा जाता, संक्रमण तत्व से अलग रखा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, यस, या ध्यान रखो, कि कौन सा समूह या 12वें समूह को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, 12वें समूह को संक्रमण तत्व क्यों नहीं रखा गया, या उनको संक्रमण तत्व के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इनमें डी कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। इनके तत्व और आयनों में डी कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको संक्रमण तत्व में नहीं रखा जाता 12वें समूह को।
ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना आपको, है ना। और संक्रमण तत्व आप पहचान गए होंगे, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिनमें क्या होता है, डी कक्षक अपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, देखो संक्रमण धातु आयनों के रंग, ठीक है ना, और संकुल यौगिकों के रंग। संकुल का मतलब यहां अंग्रेजी में बोलते बेटा इसको कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, संकुल यौगिकों के रंग। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे यौगिकों के रंग, ठीक है, इनके रंग किस प्रकार से हो सकते हैं। तो पहले यदि हम देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इसमें, कि जो हमारे पास संक्रमण धातु आयन होते हैं और संकुल रंग का कारण क्या है, सीएफटी के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं, है ना। किसके आधार पर समझा सकते हैं, सीएफटी के, जो सीएफटी ने इसको समझाया हमें, कौन कौन से, जो एक संक्रमण धातु आयनों के रंग हो गए और संकुल यौगिकों के रंग हो गए, इनको समझाया जा सकता है ना। तो किस प्रकार, किसके अनुसार, सीएफटी के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार। तो यहां पर यदि हम पहला नंबर देखेंगे तो ये कहता है कि जो गैसीय धातु आयन है, जो हमारे पास क्या है, गैसीय धातु आयन, ठीक है ना, जो गैसीय क्या होगा, गैसीय धातु आयन होंगे। मान लीजिए हमारे पास गैसीय धातु आयन है ना, इसमें क्या है, 5 कक्षक है, 5 क्या है हमारे पास, डी कक्षक। डी कक्षक कितने हैं, 5 है ना। और इनकी ऊर्जा क्या होती है बेटा, समान होती है लगभग। देखो जो गैसीय धातु आयन है, इनमें 5 क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक, ये देख लीजिए 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 5, है ना, डी कक्षक है। और इनकी जो ऊर्जा होती है, ये परस्पर समान होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। ऊर्जा क्या मानी जाती है, इनकी समान मानी जाती है, ठीक है ना। कहां पर, जो हमारे पास गैसीय जो धातु आयन है, कि जो 5 डी कक्षक हैं, की ऊर्जा क्या होती है, परस्पर समान होती है, ठीक है ना। परंतु परंतु क्या होगा, जो यौगिक में है, कौन से यौगिक, संकुल यौगिकों में, जो हमारे पास क्या होंगे, संकुल यौगिक होंगे। संकुल यौगिक का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, जो हमने पढ़े अभी तक, ठीक है ना, संकुल यौगिकों, ठीक है ना। संकुल यौगिकों में जो धातु और आयन होंगे, धातु आयन होंगे, चारों ओर से क्या होंगे, लिगेंड से घिरा रहता है। देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, कि जो संकुल यौगिक होंगे, जैसे मान लीजिए हमने कॉपर लिया, और कॉपर में यहाँ पे भी क्या है, NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, लिगेंड्स है, ये चारों तरफ से किससे घिरा है, किससे घिरा है बेटा, ये लिगेंड से घिरा हुआ है, ये कहना चाह रहा है। देखो जो संकुल यौगिक होंगे, संकुल यौगिकों में जो धातु आयन है, वो चारों ओर से क्या होता है, लिगेंड से घिरा रहता है। वैसे तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, परस्पर समान होती है, ठीक है ना। जो धातु आयन है उनमें क्या होगी, समान होगी, लेकिन जो संकुल यौगिक होंगे उनमें क्या होगा, पर चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, लिगेंड से घिरा रहता है। और जिससे क्या हो गया, जब चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ है, इधर से भी लिगेंड है, इधर से भी लिगेंड है, चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ेगा, जो पांचों कक्षक है, देखो जो जिनकी ऊर्जा समान थी अभी तक, उनमें क्या होगा, उनमें क्या होगा बेटा, उनमें ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाएगी। क्या होंगे, जो डी कक्षक हमारे पास, पांचों जो डी कक्षक हैं, जो हमारे पास क्या है, पांचों, इसको हम दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, कि जो पांचों डी कक्षक है, जब क्या होगा, ये लिगेंड से घिरे हुए हैं ना, इन लिगेंड के घिरे होने के कारण क्या होगा, पांचों जो डी कक्षक है, कौन से, जो पांचों डी कक्षक हमारे पास है, ये क्या होंगे, दो भागों में बढ़ जाएंगे। किस में बढ़ जाएंगे, दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से होंगे, एक होगा बेटा Eg ऑर्बिटल और एक होगा T2Z ऑर्बिटल। समझ में आया, क्यों दो भागों में बटे, पहले तो इनकी ऊर्जा क्या थी, समान थी। संकुल यौगिकों में क्या हुआ, संकुल यौगिकों में चारों तरफ से क्या, किससे घिरा हुआ था, लिगेंड से घिरा हुआ था। उस लिगेंड के घिरे होने के कारण क्या हुआ, इन जो पांचों जो डी कक्षक हैं, ये इनकी ऊर्जा दो भागों में बढ़ गई, ठीक है ना। और कौन कौन से, एक Eg ऑर्बिटल में बटा और एक T2Z ऑर्बिटल में बटा।
ठीक है ना, ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट यदि हम इसमें देखते हैं तो ये कहता है कि जो क्रिस्टल लवण है, किसमें, एक तो क्रिस्टल लवण हमारे पास, पहले जो थ्योरी दी गई थी क्रिस्टलों की दी गई थी, है ना, एक तो क्रिस्टल लवण हो गया, वह, और हम कह सकते हैं जलीय लवण, जलीय लवण में जो जल में घुले हुए हैं, है ना, जलीय विलयन, जलीय विलयन, ये दो चीजें हैं, एक तो क्रिस्टल लवण और दूसरा जलीय विलयन में जो क्या होंगे, में जल के अणु लिगेंड के समान कार्य करते हैं। इनमें क्या कर सकते हैं, जो जल के अणु हैं वो किसके भांति व्यवहार करते हैं, लिगेंड के समान व्यवहार करते हैं। जो लिगेंड हमने पढ़े, जो क्या करते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, जो क्रिस्टल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ये जो जल का अणु है ये भी क्या करता है, लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। और जब ये लिगेंड्स की भांति व्यवहार करेगा, इससे क्या होता है, डी कक्षकों में क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन हो जाता है। इसे कह सकते हैं, इससे क्या होगा, डी कक्षकों में क्या होगा, क्षेत्र विभाजन होगा, यानी कि दो भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल हमारे पास देख लो बेटा, जैसे इजी ऑर्बिटल है, इजी ऑर्बिटल चले जाएगा ऊपर, इजी ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले जाता है, किसमें, किसमें चले जाता है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल में। टी जी ऑर्बिटल कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो कहाँ भरा जाता है, नीचे की ओर भरा जाता है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर उसको कहते हैं डी डेल्टा जीरो, ठीक है ना। ये क्या करता है, देखो अब ये कहना, इसका एग्जाम्पल इन्होंने लिया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है एग्जाम्पल। मान लीजिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर लिया जलीय, जलीय माने जल में घोला गया है ना, टीआई, और थर्ड लिया, टीआई थर्ड लिया, यानी कि हम इसका यदि फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा, टीआई और H2O, H2O और इसकी होल 6, और इस पर क्या कर देंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, ये है बेटा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है ना। और ये कैसा यौगिक है, कॉम्प्लेक्स यौगिक है, संकुल यौगिक है, ठीक है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह रहे हैं। और साथ साथ में देखो संकुल यौगिक हम कह सकते हैं, ये देखो ये समन्वय मंडल के अंदर है ना, तो समन्वय मंडल के अंदर ये है, तो इसमें क्या होता है, समन्वय मंडल किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, धातु आयन और लिगेंड्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल, जिसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर इन दो चीजों को रखते हैं। तो अब देखो बेटा ये क्या कहता है कि इसमें क्या है, जो ये जो हमारे पास संकुल आयन है ये व्यवहार करता है, और यह जो संकुल आयन है ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, जो हमारे पास दृश्य प्रकाश जानते हैं आप लोग, दृश्य प्रकाश कौन सा हुआ बेटा, दृश्य प्रकाश बताओ, आप लोगों को दृश्य प्रकाश नहीं पता, दृश्य प्रकाश, इसे जानते हो, दृश्य प्रकाश को जानते हो, अरे ये तो रोज सुबह शाम हम सूरज सूरज की रोशनी को तो जानते हो, सूर्य के प्रकाश को तो जानते हैं, उसी को दृश्य प्रकाश कहा जाता है बेटा, जिससे हम किसी चीज को देखते हैं, है ना। अब जो ये संकुल यौगिक है, जो ये संकुल यौगिक है, जैसे इस पर क्या होगा, ये प्रकाश पड़ेगा, जो सिंपल सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, है ना। ये देखो ये क्या कहता है कि संकुल यौगिक में दृश्य प्रकाश से जो डेल्टा जीरो का मान होगा, डेल्टा जीरो का मान, है ना, कि मान जो है के बराबर होता है, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू होगी इसके मान के बराबर होगा, मान के बराबर कितना, ये लगभग इसका मान होता है 5000 एंगस्ट्रॉम, इतना होगा, ठीक है ना। देखो के मान के बराबर होगा, है ना। ऊर्जा का अवशोषण, जैसे ही क्या करेगा, उस प्रकाश से, उस प्रकाश को हम इसमें डालेंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने पर क्या होगा कि जो T2G ऑर्बिटल है, देखो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां था, मान लीजिए हमने इस प्रकार से लिया एक इजी ऑर्बिटल, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या कहा भाई, दो भागों में बढ़ गया, तो ऊपर हमने कहा जो इजी ऑर्बिटल है जिनकी ऊर्जा ज्यादा है, और T2G ऑर्बिटल का है नीचे है, जिनकी ऊर्जा क्या है, कम है। किसके लिए कहा ये ऑक्टाहेड्रल के लिए कहा, हमने कहा कम ऊर्जा वाला, तो पहले मान लीजिए हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन है,
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है ना, नीचे इजी ऑर्बिटल किस में आएगा, T2z ऑर्बिटल में आ गया। इजी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, डेल्टा 0 था, है ना। अब हमने कहा कि देखो जैसे हमने इस पे प्रकाश डाला इसके सॉल्यूशन में, यहां से क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ऊर्जा अवशोषित की, और ये ऊर्जा अवशोषित करके ये क्या कहां से, यहां से निकल करके यहां चले गए, ऊपर चले गए, किस वाले में चले गए, इजी ऑर्बिटल में चले गए, है ना। और जिससे क्या हुआ, जो संकुल यौगिक है, जो हमारे पास ये यौगिक है, कौन सा वाला, ये वाला संकुल यौगिक, इस संकुल यौगिक को हम जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहे हैं, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसका रंग कैसे दिखाई देने लगे, बैंगनी रंग दिखाई देने लगे। कैसे हुआ बेटा, यहाँ Eg ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले गया, T2z ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल, कम ऊर्जा वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके Eg ऑर्बिटल में चले गया। तो उसके कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां जाने पर उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, उसका रंग कैसे हो गया, बैंगनी रंग हो गया, ठीक है ना। इसलिए क्या माना गया कि जो हमारे पास TiH2O इसकी होल 6 है, इसका कलर कैसे रंग का है, ये बैंगनी रंग का हमें दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश में हमें बैंगनी रंग का होता है ना, क्योंकि उसका कारण क्या है कि T2z इलेक्ट्रॉन का Eg ऑर्बिटल में dd संक्रमण हुआ है, dd संक्रमण, dd संक्रमण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, dd संक्रमण का मतलब ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गया, उसको बोलते हैं dd संक्रमण, कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, तो ये dd संक्रमण हुआ। क्या हुआ बेटा, dd संक्रमण क्या हुआ कि एक d कक्षक से दूसरे d कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये हुआ dd संक्रमण। हो गया बेटा, समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, अरे आप लोग नहीं, यस लोग, यस सर। आ गया ना बेटा। इस प्रकार से देखो, तो ऐसे ही सभी जितने भी तत्व हैं उनमें कलर क्या होता है, इसके कारण होता है, ये क्या होता है, लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, है ना। तो देखो वे कारक जो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, वे कारक जो क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ऊर्जा, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे कारक संकुल के रंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अब वो ऊर्जा कौन सी है, जैसे हमने सूर्य का प्रकाश को देखा, और ये कारक निम्न हो सकते हैं, कौन कौन का, किन किन कारकों के कारण उनके रंग परिवर्तित होते हैं। देखो अब एक नंबर एक देखते हैं, कौन कौन से कारक है जिनके कारण रंग बदलते हैं ना, तो कारक देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से कारक है जिनके कारण रंग बदलते हैं। नंबर एक होगा लिगेंड की प्रकृति, हम क्या करेंगे, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड किस प्रकृति का है, और लिगेंड की दो ही प्रकृति होती है, प्रबल लिगेंड्स और दुर्बल लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति उस पर भी डिपेंड करते कलर। दूसरा होता है, दूसरा यदि हम देखेंगे धातु आयन पर आवेश, जो धातु आयन है उस पर कौन सा आवेश है, धातु आयन पर आवेश, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, पर आवेश, इनके कारण जो है हमें क्या दिखाई देता है, रंग देता है, रंग दिखाई देता है, आवेश हो, ठीक है ना। तीसरा होगा जो हमारे पास संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनकी जो क्या होगी, ज्यामिति होगी, संकुल की ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है ना। और तीसरा चौथा हमारे पास होगा डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके आधार पर भी हम उनके कलर को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बेटा जो विभिन्न कारक है। अब जैसे देखो और कारक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में यदि हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे हम देखें NiH2O, थोड़ा क्वेश्चन भी पूछूंगा बेटा बीच बीच में, है ना, H2O की होल 6, ये है बेटा NiH2O की होल 6, और इस पर है बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वंदना नेगी, बताओ तो बेटा इसका प्राथमिक, इसमें 2 चीजें बताने आपको, एक तो प्राथमिक वैलेंसी,
वार्नर थ्योरी के अनुसार, है ना। ये प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कितनी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता क्या, वंदना नेगी है क्या, बताओ। प्राथमिक संयोजकता 0 सर। इसमें 0 होगी। और द्वितीयक, द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, नहीं पता लगा, है ना। चलो तो मैं बता देता हूँ। और बताएगा बेटा, 1 मिनट है। इसमें प्रशांत है, प्रशांत बताओ बेटा, इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी बेटा और द्वितीयक संयोजकता क्या होगी इसकी? ये कैसे पहचानना में, प्रशांत। मेनिका तुम बताओ बेटा। केशव, सूरज, सर प्राथमिक संयोजकता +2 है और द्वितीय 6 है। द्वितीयक 6। यहां ध्यान रखना बेटा, फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, है ना। प्राथमिक संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको बड़ा ब्रैकेट, है ना, मैंने ये निकिल लिखा और फिर उसके बाद एक H2O लिखा, H2O के बाद होल 6 किया और इस होल 6 के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाया, है ना, और इस पर क्या किया, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो प्राथमिक संयोजकता हमेशा ध्यान रखना, प्राथमिक संयोजकता बाद में बताता हूं, पहले द्वितीयक संयोजकता बताता हूं। देखो द्वितीयक संयोजकता कैसे पता लगेगा, ये तो है आयन, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या आइटम, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, ठीक है ना, ये धातु परमाणु है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास अलग होगा, इसके अलावा इसमें लिगेंड्स जुड़े होंगे और जितने लिगेंड्स होंगे, यहां पर देखो H2O कितने, 6, ये लिगेंड्स है, ये क्या है, लिगेंड्स है, लिगेंड इसमें 6 है, इसलिए इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। द्वितीयक संयोजकता तो क्लियर हो गया। प्राथमिक संयोजकता हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। किसकी निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। जितनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी उतनी उसमें क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी, ठीक है ना। तो इस निकिल का ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं, इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। H2O क्या है, अपने आप में एक अणु है, H2O क्या है, अपने आप में एक अणु है, अणु की ऑक्सीकरण संख्या में से क्या होती है, 0 होती है। तो 0 इंटू 6, देखो x 0 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना होगा, बराबर, ये बराबर के चिन्ह के बाद उतनी संख्या आएगी जितनी इसमें चार्ज लगे हुए हैं, जितने क्या लगे हैं इसमें, चार्ज लगे हुए हैं, है ना। यदि कोई चार्ज नहीं तो 0 आ जाएगा, यदि माइनस चार्ज है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पर आएगा +2, है ना। तो ये क्या आएगा, x, देखो x प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, +2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर +2। तो ये क्या है, जो +2 है, ये हमारे पास प्राथमिक क्या है, वैलेंसी है। तो +2 नहीं बेटा, इसकी क्या प्राथमिक वैलेंसी कितनी होगी, प्राइमरी वैलेंसी जो है क्या होगी, 2 होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब समझ में आया कैसे निकालना है प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी कैसे निकालना है। प्राथमिक वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, द्वितीयक वैलेंसी उसमें उपस्थित लिगेंड्स के आधार पर होगी, ठीक है ना। तो हमने लिखा ये है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चल बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उप संयोजन संख्या कितनी होगी, कितना होगा बेटा इसका उप संयोजन संख्या, इसका उप संयोजन संख्या 6 होंगे, 6 तो है उसमें जुड़े, जितने उसमें लिगेंड्स होते हैं उतनी उसकी उप संयोजन संख्या होती है। ये तो कल भी बताया था, फिर आज भी बताया, है ना। तो इस प्रकार से आएगा, देखो। और इसका रंग कैसे होता है बेटा, जो हमारे पास में रंग पे बात आ रहा था, तो हम रंग की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पर हमने लिया निकेल और ये है H2O और इसकी क्या होगी, होल 6 होगा, ठीक है ना, और इस पर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि मौका मिल जा सकता है आपको ना। तो देखो इसका रंग होता है हरा रंग, ये कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है इसका, ठीक है ना। इसका रंग कैसे होता है, हरे रंग का होता है। दूसरा यदि हम एग्जांपल देखेंगे तो निकेल और इस पर क्या होगा, NH3। यदि समझ में नहीं आया हो तो इनकी जो पहले वाली पुरानी वाली वीडियो है उनको देख लो एक बार, है ना, उससे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यदि कुछ चीज समझ में नहीं आती तो पूछ भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज,
तो देखो बेटे, एक तो रेगुलर पढ़ना है और दूसरा क्या है, यदि समझ में नहीं आता, कभी नहीं पढ़ पाते तो पुरानी वीडियो जरूर देखो। उसमें क्या होता है कि तब सिक्वेंसली आ जाता है ना, जैसे मैं प्राथमिक द्वितीय की मैंने अच्छी तरह बता रखा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो, ये अमोनिया है और इसके होल 6 है और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा रंग होता है बेटा, ये नीला रंग होता है। ये रंग किसके कारण हो रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस उनके उपस्थिति में, जैसे माना उसमें क्या होंगे, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। यहाँ देखो निकेल है, निकेल में यदि हम ईएन जोड़ेंगे, ईएन इथाइल डायमीन है ना, और इसके होल ट्वाइस, और इसमें क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका होता है गहरा नीला। कैसा होगा, गहरा नीला रंग हो जाएगा, गहरा नीला रंग, ठीक है ना। यदि हम एक और देखते हैं, सीओ गुलाबी रंग, देखो तो ये सारे हम क्या कर सकते हैं, सीओ है, कोबाल्ट है, H2O, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, होल 6 लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो ये इसका रंग जो होता है, ये गुलाबी रंग होता है। कैसा रंग होता है बेटा, इसका गुलाबी रंग, ठीक है ना। ये अलग अलग कलर के, ये और कारण क्या है, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, अलग अलग प्रकार के रंग हैं, एक इसके आधार पर होता है, CFT के अनुसार होता है, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारे पास CFT, और ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे, है ना। एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक छूट गया था, एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है ना, थोड़ी सी बता दे रहा हूं मैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, EAN बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, है ना। तो यदि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, उसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं, और हो सकता है इस साल पूछा जाए एग्जाम में, है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, कि इसमें हमें ये देखना होगा, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, किसी को मालूम है। जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है बेटा, इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, थोड़े से इसको जान लो, है ना। टाइम है हमारे पास, इसको कंप्लीट कर देते हैं इस चैप्टर को ना। तो देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहा, एक लेते हैं K4 या K3 लेते हैं, K3 Fe और Cn की होल 6। देखो इसमें कैसे निकालेंगे, OL यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, है ना। इस प्रकार से ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, ये K3 है बेटा, है ना, K3 FeCN। इसमें Fe के प्रभावी, माना ऐसा क्वेश्चन आएगा, Fe के प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Fe का परमाणु क्रमांक देखना पड़ेगा। Fe का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, Fe का परमाणु क्रमांक कितना, 26 हो जाएगा, है ना। इसको Fe को 26 कहेंगे। दूसरा हमें देखना होगा, इसमें जब हम इसको Fe का परमाणु क्रमांक निकाल देंगे, तो पहले क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक, क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक। जब हमें क्या निकालना हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होगा, तो उसमें क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक लिखेंगे, जिसका तत्व है मेन सेंट्रल मेटल आयन का, उसमें से माइनस करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, उसी के ऑक्सीकरण संख्या, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या को माइनस करेंगे, संख्या ये माइनस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस 2 गुणा लिगेंड कर लेंगे, 2 गुणा के लिगेंड, ये हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा, है ना। तो देखो अब हमने क्या कर दिया, इसका हमने परमाणु क्रमांक तो निकाल लिया, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये -1 होता है, इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है ना। और इसमें कितना होता है बेटा, ये +1 होता है, इंटू 3 हो जाएगा। k का क्या होता है, +1 इंटू 3, ये प्लस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, प्लस के क्या हुए, 3 हुए। यहाँ पर देखेंगे x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएंगे। देखो प्लस के 3 माइनस के 6, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, x के माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, हमने परमाणु क्रमांक तो हमने निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास आ गया 3, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या भी हमने निकाल ली, ये वाले ऑक्सीकरण संख्या। अब निकालना लिगेंड्स, लिगेंड देखो बेटा कितने हैं इसमें, कितने हैं लिगेंड्स, 6 हैं, तो 6 गुणा 2 है ना। अब निकाल सकते हैं, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक 26 माइनस क्या कर देंगे, 3 ऑक्सीकरण संख्या है उसको घटाना है, ठीक है ना, और प्लस क्या कर देंगे,
2 गुणा गया, देखो ये कितने हैं, 6 है, 6 का 2 गुणा 6 यानी कि 2 के साथ इसका 6 का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि ये 6 एलिगेंट्स है तो उसके साथ 2 का गुणा कर देंगे। तो यदि देखेंगे 6 दूने 12, तो ये हो गए 12 हो गए बेटा, ये है ना। प्लस क्या होगा, देखो 26 में से 3 चले गए, कितना बचेगा, 26 में से 3 गए कितना, अरे 23 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो 23 प्लस 12 बराबर 35, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रभावी कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, क्लियर। तो इस टाइप से और भी तत्वों के निकालना, यदि नहीं आएगा तो 2-4 किताबों में देखना आप लोग, है ना, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना कल।